नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं किशोर कुमार आप सभी का टेस्ट साथी की क्विक रिवीजन सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग अभी मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत में हमारा जो अब नया चैप्टर है वो है दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। उसमें बहुत सारे राजवंश हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो देन है, हम उसको भी देखेंगे। तो हम इसे दो भाग में बांट लेते हैं, पार्ट वन और पार्ट टू करके देखते हैं। हम पार्ट वन के क्लास में हम केवल वो देखेंगे जो जिसमें दिल्ली सल्तनत के कुछ जो प्रमुख वंश हैं और उसके जो प्रमुख शासक हैं उनकी उपलब्धियों को देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उसने किस प्रकार भारत पर शासन किया था। हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें पार्ट टू हम उसमें देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, दिल्ली सल्तनत की राजनीति क्या थी, दिल्ली सल्तनत की सैन्य प्रणाली क्या थी, उसकी कला साहित्य के क्षेत्र में क्या देन थी। हम इन चीज़ों को हम अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल हमारी जो आज की क्लास है उसमें हम दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख वंश हैं, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक हैं, हम उसके वंश गुलाम वंश पहले पढ़ेंगे। उसमें जो प्रमुख शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, बलबन। उसके बाद हम खिलजी वंश पर चले जाएंगे और खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं जलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का बाद आता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट शासक है तो फिर पढ़ेंगे, नहीं तो फिर उसे स्किप करेंगे। फिर आ जाता है तुगलक वंश, लोधी वंश, और आज के चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ेंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है, ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं। एक तो पूरे मध्यकालीन भारत बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यदि अगर पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत की ये जो मेन टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? एक तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल और दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल। इन दोनों का शासनकाल बहुत ही दिल्ली सल्तनत में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे और इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा जो आज का सेशन है इसी पर आधारित होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमको बता दूं, सभी को बता दूं कि जिस छात्रों ने टेस्ट सीरीज में एडमिशन नहीं लिया है वो सभी लोग अपना ऐप डाउनलोड करके, टेस्ट साथी की मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट साथी की मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आप वहां से इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल ऐप डाउनलोड करने से एक और अच्छी आपको बेनिफिट होगी कि इसका जो वीडियो, जो भी क्लास का जो वीडियो है उसका पीडीएफ वहीं पर उपलब्ध है। तो आप यदि पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा तैयारी बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और वहाँ पर हर एक क्लास का चैप्टर वाइज करके वीडियो वीडियो का पीडीएफ दिया गया है, वहाँ पर आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आज के अपने सेशन में पढ़ते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का वो है गुलाम वंश। और गुलाम वंश ही थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। हमने पिछले क्लास में देखा था तुर्की और अरब आक्रमण जो पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि मोहम्मद जो गौरी था उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब वो भारत छोड़ के वापस जा रहा था अपने मध्य एशिया की ओर, अपने देश की ओर, तब उन्होंने अपने गुलाम को भारत का जो क्षेत्र है, विजित क्षेत्र, जीता हुआ क्षेत्र, उसको सौंप कर वापस चला गया था। इसी विजित क्षेत्रों पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। वैसे प्रारंभ में इसकी राजधानी लाहौर में ही थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। बाद में इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है राजधानी दिल्ली आती है और दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इसीलिए इल्तुतमिश को ही कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से नहीं बल्कि उसने लाहौर से शासन किया था। हम लोग पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो देखे हैं इसका शासनकाल, ये 1150 से 1210 का शासनकाल है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का ये संस्थापक हैं और ये गुलाम वंश का भी संस्थापक है। तो एक तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, संस्थापक कहा जाता है, और इसने दिल्ली सल्तनत का भी स्थापना की यहाँ पर। ये तो आप जानते ही हैं कि ये मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी वापस जाने लगा था तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना एक उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश के भी नाम से जाना जाता है, ये भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश है। दोस्तों, तो ये पहला करके जो यहाँ पर है आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक यहाँ पर मिलेगा।
कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक। उसके बाद मुस्लिम, पहला जो मुस्लिम सत्ता है वो स्थापित करने का श्रेय भी इसी को जाता है भारत में, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। इसे एक उपाधि दी गई है, लाखों का दान देने वाला, दान देने वाला। दोस्तों इस तरह की उपाधि पूछे जाते हैं एग्जाम में, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखना चाहिए कि किस शासकों की कौन कौन सी उपाधि दी गई है। आपने प्राचीन काल में भी पढ़ा होगा कि बहुत सारे शासकों ने विक्रमादित्य जैसी उपाधि धारण की थी, महाराजा धीरज जैसी उपाधि धारण की थी, सम्राट अशोक ने भी देवानाम्पिय जैसे उपाधि धारण की थी। तो यहाँ भी बहुत सारे उपाधि हैं, इसको भी आपको मध्यकालीन भारत में भी जो उपाधि धारण करता है इसको आपको याद रखना होगा। 1210 में कहा जाता है कि चौगान खेलते समय, चौगान पोलो का ही एक नाम है, ये खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो एक चीज तो जानकारी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी ये चौगान अथवा पोलो खेलते समय। दूसरे यहाँ से एक बात की और जानकारी मिलती है, वो क्या कि इसी मध्यकाल में ही पोलो खेल का भारत में आगमन हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पोलो खेल का भारत में आगमन कब हुआ था, तो ये वो यही काल है, मध्यकाल में ही इसका आगमन हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो दामाद है इल्तुतमिश, ये उसका उत्तराधिकारी बनता है, इल्तुतमिश। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भले ही संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाए, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और यहाँ से इन्होंने शासन किया था। जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इनके समक्ष बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। इन सभी में जो सबसे बड़ी समस्या थी ये थे ख्वारिज्म साम्राज्य के जो शासक थे, यानी कि मंगोल साम्राज्य जिसे कहते हैं। ये इनके लिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो है भारत की, जहाँ पर अफगानिस्तान का इलाका है, यहाँ पर ये खतरे उत्पन्न कर दिया था इनके लिए। इसके लिए इन्होंने, इल्तुतमिश ने खतरे को टालने के लिए क्या किया, लाहौर और मुल्तान की ओर कूच किया था, मतलब आक्रमण किया था, और आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने अधिकार में मिला लिया था। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि लाहौर और मुल्तान तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का अधीन ही था, बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक के ही अधीन था, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ कि ये लोग स्वतंत्र हो गए थे। यहाँ के जो कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी के 2-3 गुलाम थे और वो सभी कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रतिद्वंदी था। कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में ही वो सब विद्रोह करने लगे थे, तो वही विद्रोह जो है इल्तुतमिश के काल में भी होने लगा था। तो जैसे ही वहां पर शासन सत्ता कमजोर होती, पकड़ कमजोर होती, तो ये लोग खुद को स्वतंत्र कर लेता था। तो इसी कड़ी में ये लोग लाहौर और मुल्तान स्वतंत्र होने लगे थे, ये सब विद्रोह की बिगुल बजाने लगे थे वहां पर। इसीलिए जो है ये अभी फिर से स्वतंत्र होने लगा था। तो इसने क्या किया, ये इस समय इल्तुतमिश ने क्या किया, लाहौर और मुल्तान पर कब्जा करके उस पर अपना नियंत्रण बना लिया, और एक बस इसकी सीमा जो है अब यहाँ तक पहुंच गई, लाहौर और मुल्तान तक। अब ये मंगोल खतरे को अब अच्छा से यहाँ से ठीक कर सकता था, हिट कर सकता था। इसने पहली सुरक्षा जो इसकी, पहले जो इसकी खतरे थे, पहली जो बाधाएं उत्पन्न हो गई थी, इसको तो दूर कर लिया इसने। अब दूसरा इसको था कुबाचा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही बहुत बड़ा विद्रोही बना हुआ था। अब इसको भी, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर मुल्तान के क्षेत्र में विद्रोह कर दिया था। अब इसको दबाने, विद्रोह को दबाने के लिए भी मुल्तान और उच्च पर इसने आक्रमण किया था। उच्च एक एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, सॉरी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का, तो यहाँ पर स्थित है। तो इस पर क्या किया इसने, कुबाचा को दबाने के लिए फिर यहाँ पर भी आक्रमण किया, मुल्तान और उच्च पर, और फिर इसको भी अपने अधीन कर लिया था इसने। अब इस प्रकार ये क्या हुई, अब दिल्ली सल्तनत की सीमा कहाँ तक पहुंच गई, अब सिंधु नदी तक पहुंच गई थी। अब देखिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर दो समस्याएं थी, एक तो ख्वारिज्म शासक जो था यानी कि मंगोल वाला समस्या, और दूसरा वहां का विद्रोही जो था कुबाचा। ये तो हो गई उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की। दूसरा विद्रोही भारत के पूर्वी क्षेत्र में भी था। बंगाल और बिहार के क्षेत्र में अली मर्दान खान एक शासक था, जिन्होंने स्वयं को वहां का शासक घोषित कर लिया था, मतलब अपने आपको स्वतंत्र घोषित कर लिया था। अब इसे भी हराना बहुत जरूरी हो गया था। तो एक लखनौती का युद्ध हुआ था 1226-27 के बीच में। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने इन दोनों को हराया और इन दोनों क्षेत्रों को अपनी पकड़ बनाई इन दोनों क्षेत्रों पर। तो बंगाल और बिहार जो है एक बार फिर से दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गई थी।
अब इन 3 क्षेत्रों के अलावा एक और अभियान था, रणथंभौर और जालौर, ये राजस्थान का जो क्षेत्र है, इस पर भी अपना आधिपत्य जमाने के लिए यहाँ भी विद्रोही भावना उठने लगी थी। तो इस पर भी अपना आधिपत्य जमाने के लिए यहाँ पर आक्रमण किया था, यहाँ पर अभियान चलाया था। इल्तुतमिश ने एक चहलगामी का गठन किया था। चहलगामी जो है एक तुर्क सरदारों का जो है, तुर्की सरदारों का एक संगठन है, सरदारों का एक संगठन है। इसका गठन इल्तुतमिश ने ही किया था। ये इसके शासन प्रशासन में सहयोगी बनते थे। ये इसके शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इल्तुतमिश के शासनकाल में, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ा किंग मेकर की भूमिका निभाने लगा था, इसीलिए बलबन ने इसे समाप्त कर दिया था। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी उसकी बेटी बनती है रजिया सुल्तान, ये उसकी बेटी थी। रजिया को अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा था। अपने भाइयों के साथ साथ जो तुर्की अमीर थे, जिसे चहलगामी आपने कहा था, इसके साथ भी संघर्ष करना पड़ा था। वो इसीलिए केवल 3 वर्ष तक ही शासन कर पाई थी। इसके काल में फिर से लाहौर वाला जो इलाका है और सरहिंद का जो इलाका है उत्तर पश्चिम सीमा का, ये फिर से यहाँ पर विद्रोह होने लगा था। इल्तुतमिश में देखा था कि इल्तुतमिश ने स्वयं इससे जीता था इन दोनों प्रदेशों को। इसके बावजूद फिर से रजिया सुल्तान के काल में इन दोनों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। इसी विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान इस ओर आक्रमण किया। वहां से वापस लौटते वक्त रजिया सुल्तान को रास्ते में ही मार डाला गया था। तो इस तरह से ये दूसरी जो इसकी शासिका थी, पहली शासिका दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी, उसका अंत हो जाता है। अब यहाँ पर बलबन आ जाता है फिर से। इसका शासनकाल आप याद रखिएगा 1246 से 1287 के ईस्वी का काल का है। बलबन ने इल्तुतमिश के छोटे बेटे नसरुद्दीन महमूद को शासन बनाया था। इसे सिंहासन प्राप्त करने में किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद जो है ये इल्तुतमिश का बेटा था और छोटा था, तो बहुत ही अनुभवहीन था, अभी बच्चा था। तो इसके काल में समस्त शक्ति जो है बलबन के हाथों में ही रही थी। ये 2 कारण से था। एक तो बलबन ने उसे सत्ता प्राप्त करने में सहायता प्रदान की थी, और दूसरा ये बच्चा था, युवा और अनुभवहीन था, इसलिए समस्त सत्ता किसके हाथ में थी? बलबन के हाथ में ही थी। कुछ ही दिनों बाद सुल्तान महमूद की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद बलबन, यानी उसका जो मूल नाम था, इसे उलुग खां कहा जाता है। तो ये इसका मूल नाम याद रखिएगा। उलुग खां जो है ये बलबन की उपाधि से, बलबन उसकी उपाधि थी, मूल नाम नहीं था। उपाधि से इसने नया सुल्तान बना था। ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी से निपटने और मंगोलों को खरीदने के लिए, आंतरिक गड़बड़ी क्या, इस समय भी समाज में विद्रोह होने लगा था, और दूसरा सबसे बड़ा उसकी जो चहलगामी थी, उसी में बहुत सारे षड्यंत्र होने लगे थे। इन दोनों से निपटने के लिए उन्होंने एक बहुत ही मजबूत केंद्रीकृत सेना का गठन किया था, और इसका नाम रखा था दीवान ए अर्ज। तो आपके लिए पूछा जा सकता है कि दीवान ए अर्ज क्या है, दूसरा इसका गठन किसने किया था? तो ये बलबन ने गठन किया था, और ये एक सैन्य विभाग। ठीक है, बलबन ने मेवातियों, राजपूत जमींदारों, गंगा यमुना दोआब, अवध के डकैतों से निपटने के लिए उन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। कठोर दंड की नीति है ये। तो इस नीति को किसने अपनाया था? बलबन ने अपनाया था। और किसके प्रति अपनाया था इन्होंने? अपने विरोधियों के प्रति। इसके विरोधी में कौन कौन से थे? बलबन के विरोधी में थे मेवाती, राजपूत जमींदार, गंगा यमुना दोआब के डकैत, अवध के डकैत, और उसको जो साम्राज्य के भीतर जो थे राज दरबार में षड्यंत्रकारी जिसे कहते हैं चहलगामी, ये भी उनके विरोधी थे। तो इन्होंने अपने विरोधियों के प्रति लख्त और रौह की नीति अपनाई थी। इन्होंने अपने दरबार में दबदबा बनाए रखने के लिए इन्होंने सिजदा और पैबोश की प्रथा शुरू किया था। ये एक प्रथा होती है जिसमें सम्राट का जो है, सुल्तान का, उसके जो अधिकारी सब हैं सभी चरण पैर के पास आएंगे और मुंह से चूमेंगे। और दूसरा होता है पैबोश प्रथा, ये साष्टांग दंडवत की होती है, मतलब जमीन पर लेट के प्रणाम करना। तो आप जानते हैं ये चीज जो है एक सुल्तान को, इसने इसे साम्राज्य के भीतर इसे लागू कर दिया था। जो भी दरबार में बैठेगा वो सिजदा करेगा सम्राट की, सुल्तान की, और पैबोश यानी कि जमीन पर लेट के उसे प्रणाम करेगा। गुलाम वंश की कुछ वास्तुकला भी है, उन्होंने अपने शासनकाल में कुछ वास्तुकला भी बनाए थे। जैसे कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक के
नेतृत्व में पहली बार दिल्ली में क्या है, जब सल्तनत की स्थापना हुई थी, मुस्लिम सल्तनत की स्थापना हुई थी, तो उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए पहली बार जो है उसे मस्जिद की जरूरत महसूस हुई थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, तत्काल में जो उस समय के जो तत्काल हिंदू जैन मंदिर थे उसी को तोड़ फोड़ के जल्दीबाजी में क्या किया, मंदिर जैसे तैसे बना लिया गया था। वो कोई नई निर्माण चीज नहीं थी, उसे शुरू से बनाया नहीं गया था, बल्कि उसे पुराने जो संरचना थी, जैसे हिंदू के मंदिर थे, जैन मंदिर थे, उस समय उसे तोड़ तोड़ के केवल उसमें प्रवेश द्वार जो है गेट लगा दिया गया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये इसी प्रकार की एक मस्जिद है, भारत की सबसे शुरुआती मस्जिद है, सबसे प्रारंभिक जिसे कहते हैं उन मस्जिदों में एक से है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में रीस्ट्रक्चर किया गया था। बनवाना उसे कहते हैं जब आपको शुरू से अंत तक, जैसे ताजमहल वगैरह सब है, इसे बनवाया गया था। इसे ये अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पिछले वाले हिस्से में मंदिर के जो है निशान मिलते हैं यहाँ पर। तो एक मंदिर थी, तो मंदिर का जो पिछला इलाका है, गर्भगृह वाला हिस्सा, मंदिर का हिस्सा, वो अभी भी है। इसके केवल प्रवेश द्वार जो है इसे तोड़ दिया गया था, प्रवेश द्वार को तोड़ करके केवल प्रवेश द्वार बनाया गया था यहाँ पर। ठीक है। दूसरा जो वास्तुकला है इस समय का, कुतुब मीनार है। इस्लाम परंपरा में इस मीनार का बहुत ही महत्व है, इसीलिए इसे मीनार बनाया जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इस प्रणाली की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसे पहली मंजिल की नींव रखी थी, लेकिन उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। इसके बाद के जो 3 मंजिलें हैं ये जोड़ी थी। बाद में कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें इसके निर्माण में योगदान दिया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी एक मस्जिद है और ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है, राजस्थान के अजमेर में स्थित है। इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था और इसकी नींव जो है 1199 में ही रखी गई थी। दूसरी है नसरुद्दीन महमूद का मकबरा। इसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहा जाता है। ये कुतुब मीनार के निकट, उसके कुतुब मीनार के परिसर में ही स्थित है। इसे इल्तुतमिश के शासनकाल में बनवाया गया था। अब इल्तुतमिश का मकबरा, ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इससे अब देखिए, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है और इसी के बगल में ये इल्तुतमिश का मकबरा स्थित है। ठीक है। इस मकबरे का निर्माण स्वयं इल्तुतमिश ने ही करवाया था 1235 में। बलवन का मकबरा ये महरौली में स्थित है। महरौली कहाँ पर है? दिल्ली में ही स्थित है। तो ये इसकी जो है गुलाम वंश की वास्तुकला है और ये सभी महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके लिए याद रखना बहुत ही जरूरी होगा, ये इसे याद कर लीजिएगा, फैक्ट है। अगला है खिलजी वंश। इसका शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक, बहुत ही छोटा कार्यकाल है इसका। ठीक है, केवल 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। इस वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से 96, केवल 6 वर्ष तक शासन किया था। इसी ने इस वंश की स्थापना की थी। वह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिन्होंने यह विचार दिया कि शासन जो है जनता के समर्थन से चलना चाहिए। और भारत जो है हिंदू आबादी वाला देश है, बहुसंख्यक आबादी है यहाँ पर, इसलिए हिंदू देश में जो है मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं की जा सकती है। इन्होंने भारत की वास्तविकता को पहचान लिया था। उस समय की जो इसके दरबार के जो मौलवी मुल्ला सब थे, वो सब भारत को इस्लाम देश बनाने की चाहत रखते थे। लेकिन एक इस्लामिक देश कैसे बन जाता है जहाँ की 90-95% आबादी, अभी तो 80% आबादी हिंदू है, लेकिन उस समय की यदि बात करें सल्तनत काल की, तो 90-95% जो आबादी थी वो हिंदू की थी। तो आप ऐसे देश में इस तरह के सपने देखना आपके लिए गुनाह साबित हो सकता है। ये बात पहचानने वाला पहली बार जो था वो जलालुद्दीन खिलजी ही था। ठीक है। इन्होंने उदारता की नीति अपनाई थी और उदारता की नीति के कारण क्या किया था, किस प्रकार की उदारता नीति अपनाई थी? इसने जो भारत के जो रहने वाले थे उस समय के जो वर्ग थे, जैसे कि ब्राह्मण धर्म या उस समय के जो उच्च लोग थे ब्राह्मण धर्म, उस समय के अभिजातियों को अपने शासन में, अपने दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया था अभिजात वर्ग का समर्थन हासिल करने के लिए, क्योंकि इसने वास्तविकता को पहचान लिया था। इसको पता था कि जब तक हम स्थानीय शासन में स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं लेंगे तब तक हमारे शासन को स्थायित्व नहीं मिलेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो स्थानीय लोकल लोग थे, उस समय के जो छोटे छोटे राजा महाराजा थे, उन्होंने क्या किया, उसे अपने राज दरबार में ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। इसका
दामाद था जलालुद्दीन खिलजी का, दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। ये इसका भतीजा और दामाद था। अब इन्होंने इसके शासनकाल में ये अमीर ए तुजुक, जलालुद्दीन खिलजी के काल में ये अमीर ए तुजुक यानी कि उत्सवों का शहंशाह हुआ करता था। ये इस पद पर नियुक्त था और इसके साथ ही आरिज ए मुबालिक यानी कि एक युद्ध मंत्री जैसा पद था, कोई सेनापति जैसा पद था, ये भी इसी पद पर भी तैनात था वो अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों पद पर रहते हुए उसने अपने जो उसके ससुर थे यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, इसकी हत्या कर दी और फिर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन बैठा था। उसने कुलीन वर्ग की स्वतंत्रता छीन ली और उलेमाओं का हस्तक्षेप बंद कर दिया था। ये अपने जो इसके चाचा थे उसके विपरीत काम करना शुरू कर दिया था। इन्होंने इसको थोड़ी स्वतंत्रता दी थी, इन्होंने वास्तविकता को पहचाना था, लेकिन ये इसकी नीति को उलट दिया था सीधे। इन्होंने कुलीन वर्ग की स्वतंत्रता को छीन लिया था और उलेमाओं के हस्तक्षेप को बंद कर दिया था। अब इन दोनों के लिए क्या किया, उसने कुछ नियम बनाए अपने दरबार में। क्या नियम बनाए, जैसे कि शराब के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया उन्होंने। कुछ लोगों के पास अधिक संपत्ति होने पर रोक लगा दी, जैसे कि यदि उस समय की जो छोटे छोटे जमींदार सब हुआ करते थे, अब उन पर उनके पास अधिक संपत्ति जमा न होने पाई, इसके लिए उन्होंने भारी कर आरोपण किया था, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था उन्होंने। ठीक है, और उसी पर शराब जैसे उपयोग पर भी क्या कर दिया, आम प्रतिबंधित कर दिया था। साथ ही उन लोगों पर नज़र रखने के लिए उन्होंने क्या किया था, गुप्तचर व्यवस्था को भी लागू किया था। साथ ही उन्होंने शराब और नशीले पदार्थ जो हैं, शराब के साथ साथ इसका प्रयोग वर्जित कर दिया था। साथ ही इन सभी चीज़ों के अलावे एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये दिया था कि यदि किसी जमींदार या ऊंचे कुल के लोगों को आपस में शादी करनी है तो इसके लिए सुल्तान की मंजूरी अनिवार्य होगी। यानी कि अब सुल्तान की अनुमति के बिना ये सभी जो मलिक कहलाने वाले जो उस समय के जमींदार थे, ये लोग आपस में शादी भी नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से उनकी स्वतंत्रता में पाबंदी लगाई गई थी। साथ ही इन्होंने अपनी विजय की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, साथ ही देश को मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए एक विशाल और अस्थायी सेना की नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसने जो अस्थायी सेना तैयार की थी, इसके दो उद्देश्य थे। एक तो पहला था विजय की महत्वाकांक्षा और दूसरा था मंगोल आक्रमण के खतरे उस समय ज़्यादा हो गए थे, इसलिए। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में अपनी राजधानी सीरी की नींव रखी थी। सीरी ये दिल्ली में स्थित है और यहाँ पर उन्होंने एक किला का निर्माण करवाया था जिसे सीरी का किला कहा जाता है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर कुतुब मीनार से भी ऊंची एक मीनार बनाने की नींव रखी थी, लेकिन उसका निर्माण पूरा नहीं हो सका था। उसने राजधानी सीरी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए बगल में एक हौज खास का निर्माण करवाया था। हौज खास अभी भी उसी दशा में सुरक्षित स्थित है, एक जलाशय और मनोरंजन के साधन भी है एक हौज खास। इसका उद्देश्य एक जलाशय के रूप में होता था। साथ ही उसने घोड़े के नाल के आकार के मेहराब के साथ साथ अर्धवृत्ताकार प्रवेश द्वार भी बनवाया था। ये वास्तुकला के क्षेत्र में मेहराब के साथ साथ एक अर्धवृत्ताकार प्रवेश द्वार देखिए। ये आप कुतुब मीनार परिसर में जाइएगा तो कुतुब मीनार परिसर के सबसे जो पहले गेट आता है वहाँ पर एक अलाई दरवाज़ा है। यहाँ पर अलाई दरवाज़ा में ही इन्होंने एक मेहराब के आकार का, इसे मेहराब कहते हैं। यदि कोई गेट है, पहले हिंदू का जो गेट होता था ये इस प्रकार का होता था। गेट को या तो इसी प्रकार रखा जाता था, चौकोर रखा जाता था, या यदि किसी को डिजाइन देना होता था तो ये इस प्रकार की डिजाइन देता था, इस प्रकार की। लेकिन मुसलमानों के आगमन के बाद, मुस्लिम शासकों के आगमन के बाद इसके जो प्रवेश द्वार बनने लगे थे, इन्होंने इसमें अलग अलग प्रकार की मेहराब बनाने लगे थे। ये जो डिजाइन आप देखते हैं प्रवेश द्वार में, ये चीज मुस्लिम शासन के आगमन के बाद ही हुआ था और इसी को मेहराब कहा जाता है। ये चीज पहली बार जो है कहाँ बनाया गया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में और अलाई दरवाजा में ही बनाया गया था। अलाई दरवाजा की एक और विशेषता है कि इसी संरचना में पहली बार जो है ये गुंबद बनाया गया था। आप मंदिर या मस्जिद के ऊपर जो गुंबद देखते हैं, मंदिर के ऊपर जो होता है उसे शिखर कहा जाता है, लेकिन मस्जिद के ऊपर जो संरचना होती है
उसे गुंबद कहा जाता है। ये गुंबद भारत के इतिहास में पहली बार अलाई दरवाजा में ही बनाया गया था। तो ये चीज़ें जो है तो किसके काल में हुआ था पहली बार? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ठीक है, अलाई दरवाजा किसने बनाया था? ये इसने किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, आप जानते हैं कि इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक अस्थाई और साथ ही एक बड़ी सेना रखी थी, बड़ी सेना का गठन किया था। अब इतनी बड़ी सेना का वेतन जो है वो नकद वेतन देता था। क्या देता था? नगद वेतन। न कि पिछले शासकों की तरह वो जागीर देता था, जमीन उमीन नहीं देता था। क्या करता था? उसे कैश देता था, नगद वेतन देता था। और इतने भारी सेना को यदि अच्छी रकम दी जाए, यानी कि बड़ी तनख्वाह दी जाए, तो फिर इतनी विशाल सेना नहीं रखी जा सकती। फिर इसके लिए क्या किया उसने? इसके लिए उसने छोटी सैलरी ही दी, उसे कम सैलरी ही दी, लेकिन उसने उसकी ज़रूरत, एक आदमी की आम ज़रूरत जो होती है, उसको ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो बाजारिक वस्तु है उसकी कीमतों को कम करना शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्होंने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी। इसके लिए क्या किया था? बाजार में बिकने वाली जो जितनी भी चीज़ें थी उसकी कीमतों को नियंत्रित कर दिया था। अभी भी आप देखेंगे कि जो इंडियन आर्मी है उनके लिए एक स्पेशल जो कैंट होती है स्पेशल, तो वहाँ पर वो क्या करता है, जाके अपना सामान खरीद सकता है जो बाजार की चीज़ों से आधे दामों पर मिलता है। एक आर्मी की ज़रूरत की जो भी कुछ चीज़ हो, जूते चप्पल से लेकर के उसे फर्नीचर हो या फिर इलेक्ट्रिक चीज़ें, कुछ भी ज़रूरत हो तो उसे अपने कैंटीन में मिलेगी और आधे दामों पर मिलेगी। हम लोग यदि खरीदेंगे बाहर के मार्केट से, यदि वो 100 रुपये की मिलेगी तो एक इंडियन आर्मी को 50 रुपये में मिलेगी। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा बाजार नियंत्रण उनके लिए इसलिए लाया जाता है कि सेना में रह के उसे बाहर से सैलरी का स्रोत तो कोई है नहीं, तो इसी सैलरी में क्या किया जाए, कम सैलरी में ही उसे अच्छी जीवन मिले। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सरकार ने, ये यहीं से प्रेरित है बाजार नियंत्रण। अभी के वर्तमान का जो कैंटीन प्रणाली है भारत सरकार का, ये अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से ही क्या है, प्रेरित है। इसके लिए बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के अलग अलग बाजार स्थापित किए थे। एक तो बनाया था उन्होंने अनाज बाजार, यहाँ पर उसने अनाजों की कीमत को नियंत्रित किया था। दूसरा था कपड़ा बाजार, जो अनाजों के बाजार थे उसे मंडी कहा जाता था, जो कपड़ा के बाजार थे उसे सराय अदल कहा जाता था। साथ ही एक तीसरा बाजार भी था जिसमें घोड़ा, दास और मवेशियों की बिक्री खरीद बिक्री की जाती थी। ठीक है, इन सभी का बाजार नियंत्रण अच्छी तरह से क्रियान्वित हो, इनके लिए उन्होंने क्या किया था, बाजार का एक अधीक्षक जो है सुपरिंटेंडेंट, जिसे सहना ए मंडी कहा जाता था, उसे नियुक्त किया था। इसके अलावा जो है सहना ए मंडी के अतिरिक्त जो है उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने 2 और जो है अधिकारी नियुक्त किए थे। एक जो बरीद होता था, जो एक सूचना अधिकारी होता था, और दूसरा होता था मुहियान, ये एक गुप्तचर था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली का क्रियान्वयन अच्छी तरह से सुनिश्चित हो, इसके लिए उन्होंने 3-3 पदाधिकारी नियुक्त किया था। एक तो सहना ए मंडी जो संपूर्ण बाजार पर नियंत्रण रखता था, दूसरा बरीद और मुहियान होता था जो इसे दैनिक रिपोर्ट देते रहता था कि बाजार में क्या चल रहा है। यदि कोई शासक, कोई जो व्यापारी हैं, यदि सुल्तान के जो है आदेशों का उल्लंघन करता तो फिर उसे कठोर से कठोर दंड दी जाती थी। बाजार नियंत्रण के बाद इसका दूसरा जो उपाय था ये था कृषि सुधार। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हुआ था जिन्होंने इस बात पर बल दिया था कि दोआब में जो है, गंगा यमुना का दोआब जो है, वहां पर भू राजस्व का आकलन कृषि के अंतर्गत भूमि के पैमाइश के आधार पर किया जाए। भूमि के, यानी कि भूमि की पहले नाप तौल की जाए, पहले नापा जाए उसे, और उसके आधार पर अनुमान लगाया जाए कि यहाँ से कितना टैक्स वसूला जाए। इस प्रणाली की शुरुआत पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। इसका तात्पर्य यह था कि पहले गांव के अमीर और शक्तिशाली लोग जिनके पास अधिक भूमि थी, अब अपना बोझ जो है गरीबों पर नहीं डाल सकते थे। अलाउद्दीन चाहता था कि जमींदार, उस समय जिन्हें खुद और मुकद्दम कहा जाता था, ये सब भी टैक्स प्रदान करे जैसे सामान्य लोग करता है। पहले इन लोगों पर टैक्स नहीं दिया जाता, वसूला जाता था इन लोगों से, लेकिन अब ये अलाउद्दीन खिलजी जो है टैक्स वसूला। इनका आपने पहली बार ही देखा था, इससे पहले भी देख चुका था कि इनका सबसे बड़ा शासन था कि लोगों के धन के, आपने देखा था ना कि यहाँ पर कुछ लोगों के पास अधिक संपत्ति
न जमा होने पाए, इसकी उद्देश्य से इन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि जब इस प्रकार के जमींदारों के पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो यही लोग विद्रोह करने लगते हैं, साम्राज्य में षड्यंत्र करने लगते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अब इसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलने लगा। इनके पास संपत्ति न तो अधिक होगी और न ही इस प्रकार के षड्यंत्र में भाग लेंगे। दूसरा, इसने दुधारू पशुओं पर भी टैक्स लगा दिया था, साथ ही गृह कर भी देना पड़ता था। गृह कर इसका नाम था, एक घड़ी कर जिसे कहा जाता था, और एक चराई कर भी लगाया था। तो इस प्रकार के कर का आरोपण किसके काल में किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार। दिल्ली सल्तनत जो है वास्तविक रूप से उसका साम्राज्य विस्तार पहली बार जो है ये अलाउद्दीन के खिलजी के काल में ही होता है। इसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने भी साम्राज्य विस्तार किया था। हम गुजरात की ओर देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो अलाउद्दीन खिलजी के है अपना क्षेत्र विस्तार अभियान कहाँ से शुरू किया था? गुजरात की ओर से ही शुरुआत किया था। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार जो है गुजरात की, इसका कारण क्या था? यहाँ पर इसने क्यों आक्रमण किया था गुजरात पर? इसकी सबसे बड़ी कारण थी कि यहाँ की विशाल संपत्ति का आकर्षण। गुजरात के पास बहुत बड़ी संपत्ति थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था। यदि यहाँ से संपत्ति हासिल कर लेता तो उसके आगामी जो अभियान है, इसके जो विजय अभियान की महत्वाकांक्षा है, इसकी पूर्ति हो जाती। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण किया था? गुजरात पर। दूसरा था, गुजरात के जो बंदरगाह से थे, अरब सागर तट पर स्थित जो बंदरगाह थे, इस पर अधिकार जमाना भी इनका एक उद्देश्य था। यदि ये इस पर अधिकार कर लेता तो यहाँ से अरबी घोड़े आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती, जो अगले अभियान के लिए महत्वपूर्ण होता। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो है गुजरात पर ही आक्रमण किया था। इस अभियान में इसके दो सेनापति थे, एक तो उलुग खान और दूसरा नुसरत खान था। इसी के नेतृत्व में गुजरात पर आक्रमण किया गया था। जब इस पर आक्रमण किया गया था तो इस पर गुजरात के शासक जो थे, इसका नाम था रायकरण, अपना देश छोड़ के भाग गया था। इसका परिणाम क्या हुआ इस युद्ध का? गुजरात आक्रमण का क्या परिणाम निकला? इसका परिणाम ये निकला कि एक विशाल मात्रा में यहाँ से बहुत बड़ी संपत्ति की लूट की गई थी, बहुत सारे गुलाम बनाए गए थे, और इन्हीं गुलाम में एक मलिक कफूर भी था। मलिक कफूर जो बाद में जाकर के अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा सेनापति बनता है, जो उसके दक्षिण का जो अभियान बनता है उसका नेतृत्व करता है। दक्षिण का अभियान का, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत का जो अभियान होता है उसका नेतृत्व करता है। और इसके परिणाम क्या निकले? इसके जो उपर्युक्त महत्वाकांक्षा थी जिसके कारण उसने इस पर गुजरात पर आक्रमण किया था, ये पूर्ति हो जाती है। क्या क्या महत्वाकांक्षाएं थी इसकी? यहाँ तो विशाल संपत्ति की पूर्ति होना, दूसरा गुलाम की भी आपूर्ति हो गई थी, और सबसे बड़ी बात जो थी यहाँ की जो बंदरगाह थे इस पर कब्जा करना। तो ये इन उद्देश्यों की पूर्ति हो गई थी। तो इसका गुजरात पर आक्रमण के ये इसके परिणाम निकले थे। अब इसका जो दूसरा अभियान था वो राजस्थान के ऊपर था। सबसे पहली बार उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अब हम लोग जानते हैं कि रणथंभौर पर जो उसने आक्रमण किया था, इसके क्या कारण थे? इन्होंने रणथंभौर पर क्यों आक्रमण किया था? यहाँ पर इस समय पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज थे ये इस समय शासन कर रहा था अभी रणथंभौर पर। यहाँ पर आक्रमण का सबसे बड़ा कारण था कि इस समय राजस्थान का ये सबसे प्रतिष्ठित किला माना जाता था रणथंभौर। साथ ही एक तो पहला कारण था ये प्रतिष्ठित था, यदि इसको अलाउद्दीन खिलजी अपने कब्जे में ले लेता तो ये शायद माना जाता कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है और शक्तिशाली शासक है, तो जो छोटे छोटे शासक थे ये इससे डर जाता। तो यदि महत्वपूर्ण है तो सबसे पहले इसी को अपने अधीन लेना पड़ेगा। दूसरा, इसने जलालुद्दीन खिलजी को इससे पूर्व चुनौती भी दे चुका था। जलालुद्दीन खिलजी जो इसका चाचा था अलाउद्दीन खिलजी का, इसको चुनौती भी दे चुका था। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा, उस समय राजनीतिक जो राजपूत थे इसका नैतिक मनोबल तोड़ने के लिए इस पर जीतना बहुत ही आवश्यक हो गया था, इसलिए भी वहां पर आक्रमण किया था। तो ये इसका तीसरा कारण था। और उस समय का जो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण जो था वो था कि राजपूत शासक, इस समय के यहाँ के जो शासक थे हमीर देव, इन्होंने दो विद्रोही जो थे मंगोल सैनिक, इसको क्या किया था, अपने दरबार में शरण दे रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे जब मांगा अपने मुझे दे दो, मुझे सौंप दो, तो उसने मना कर दिया था।
तो ये 4 कारण थे जिसके कारण उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। फिर परिणाम क्या निकला? अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं जो है यहाँ पर आकर कर क्या किया, युद्ध का नेतृत्व किया था और बाद में इस किले पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इनकी सारी महत्वाकांक्षाएं जो है यहाँ पर पूरी हो जाती है। राजस्थान का दूसरा जो है इलाका वो था चित्तौड़। यहाँ पर आक्रमण क्यों किया था? तो कहा जाता है कि यहाँ की जो राजा थे रतन सिंह, इसकी सुंदर पत्नी थी पद्मावती। इसकी सुंदरता के प्रति जो है मोहित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था। फिर क्या हुआ? यहाँ पर सुल्तान ने आम जनता को कत्लेआम का आदेश दिया था और उसने अपने पुत्र खिजर खान के नाम पर इस चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया था? खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण करके क्या किया, इसके साम्राज्य को अपने मिला लिया और उसका क्या किया, नाम परिवर्तित करके अपने पुत्र के नाम पर रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्कन और दक्षिण अभियान। सबसे पहले देखते हैं कि दक्कन अभियान के उसके क्या कारण थे। वो सबसे पहले यहाँ की जो संपत्ति थी, अद्भुत संपत्ति, इससे आकर्षित होकर इसने जीतने का प्रयास किया था। अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्कन का पहला अभियान था वो 1306-7 में हुआ था गुजरात के पूर्व शासक। अब बगलाना का शासक था, खिलजी इससे पराजित हुआ था। और दूसरा इसका निशाना था देवगिरी का शासक। इस समय इसका देवगिरी का शासक जो था वो राजा रामचंद्र था, जिसने अब क्या किया, सुल्तान को पहले टैक्स देने का वादा किया था लेकिन अब उसने मना कर दिया था। तो इसके दक्कन अभियान का उद्देश्य क्या था? संपत्ति जीतना। और किसके खिलाफ किया गया था? पहला अभियान उसने रायकरण और दूसरा किसके खिलाफ? देवगिरी के राजा रामचंद्र के खिलाफ। इसका दूसरा अभियान जो होता है दक्षिण में, वो दक्षिण भारत के खिलाफ होता है। 1309 में इसका नेतृत्व मलिक कफूर को सौंपता है और उसके बाद उसे पहला आक्रमण जो है तेलंगाना पर करता है। यहाँ पर वारंगल के शासक जो थे प्रताप रुद्रदेव। दोस्तों ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, याद पूछा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के इस राज्य पर आक्रमण किया था तो यहाँ का शासक कौन था, यहाँ का शासक कौन था, तो इस तरह से आपको याद रखनी पड़ेगी। दक्षिण भारत का इसका दूसरा अभियान जो है समुद्र द्वार समुद्र और मालाबार की ओर था, जो वर्तमान में कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर आक्रमण किया था। इस समय इसका शासक जो है, इसे वील वल्लार तृतीय कहा जाता है, ये था। इसने सुल्तान का प्रतिरोध नहीं किया और वैसे ही आत्मसमर्पण कर दिया था। और यहाँ का जो पांड्य शासक है मालाबार का, पांड्य साम्राज्य था, इससे भी सीधा संघर्ष नहीं हो गया था। हालांकि कपूर ने समृद्ध मंदिरों को बहुत अधिक लूटपाट की थी। इन मंदिरों में चिदम्बरम का मंदिर भी था जिसको लूटपाट मचाई थी अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उन्होंने। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन आ जाता है। उसके बाद होता है इसका शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी होता है। कुल 94 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था और दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक जो शासन करने वाला वंश है वो तुगलक वंश ही है। इसका जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक है। इसका वास्तविक नाम जो है ये गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी है। ठीक है, इस वंश ने सबसे अधिक वंश तक शासन किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया था। तो ये आपके लिए एक अच्छी फैक्ट हो जाती है, पूछा जा सकता है। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं का और नहरों का निर्माण करवाया था। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जिन्होंने सिंचाई पर ध्यान दिया था और इसके लिए उन्होंने कुएं और नहरों का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि दिल्ली के समीप ही किसी जगह पर लकड़ी से निर्मित महल के धराशायी होने से इसकी मृत्यु हो गई थी गयासुद्दीन तुगलक की। तो ये भी आपके लिए फैक्ट है। पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान है जिसकी मौत लकड़ी के महल में गिरने से हो गई थी। तो ये गयासुद्दीन तुगलक ही था। इन्होंने एक तुगलकाबाद नामक शहर बसाया था जो दिल्ली के बगल में ही स्थित है। इन्होंने 56 कोट का दुर्ग जो तुगलकाबाद में ही स्थित है इसका निर्माण करवाया था। साथ ही इसी के काल में निजामुद्दीन औलिया जो थे सूफी संत, इन्होंने इसके बारे में कहा था दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो इस तरह के मुहावरे पूछे जाते हैं कि ये कथन किसका है, ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो है ये तुगलकाबाद में स्थित है। इसी शहर की उन्होंने स्थापना की थी। इसका आकार एक पंचभुजीय आकार में बनाया गया है। इसके बाद आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है और इसके शासनकाल की हर एक बातों को आपको बहुत ही गौर से पढ़ना होगा। इसका वास्तविक नाम जौना खान था। गयासुद्दीन तुगलक ने उगल इसे क्या किया था,
उलगू खां की उपाधि प्रदान की थी। ये दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए थे, इन सभी में सबसे अधिक शिक्षित था, विद्वान था और योगी शासक था। दिल्ली सल्तनत की में जो है सबसे विशाल साम्राज्य पर मोहम्मद बिन तुगलक ने ही शासन किया था। इसका शासन जो है बहुत बड़े विशाल साम्राज्य पर हुआ था। इसके साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। इन्होंने 23 प्रांत पर शासन किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान है जिन्होंने सबसे अधिक प्रांतों पर शासन किया था या सबसे अधिक क्षेत्रों पर शासन किया था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे अधिक विद्रोह, कुल 34 विद्रोह MBT मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही हुए थे। इसका जो शिक्षक था, इसका नाम था शेख अलाउद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सड़क भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव करने के कारण भी इसे याद रखा जाता है। इस कारण इसे अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त पिपासु यानी कि रक्त का प्यासा, स्वप्नशील और पागल कहा गया है। तो इस तरह की उपाधियां आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इस तरह की उपाधियां पूछी जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के किस इतिहास, दिल्ली सल्तनत के जो किस शासक को इस तरह की उपाधि दी गई है, किस शासक को रक्त पिपासु कहा गया है, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहा गया है। तो ये सभी शब्द जो है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए उपयोग किए जाते हैं। MBT ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी और इसका जो प्रमुख होता था, इस विभाग का जो प्रधान होता था, उसे अमीर ए कोही कहा जाता था। इन्होंने दोआब में कर वृद्धि की थी। गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी थी। इसने देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया था। देवगिरी दक्षिण भारत में स्थित है, यहाँ का जो है इसने नाम परिवर्तित करके दौलताबाद कर दिया था और अपनी राजधानी को दिल्ली से उठा करके देवगिरी कर दिया था। इसकी वर्ष याद रखिएगा, इन्होंने कब किया था? 1326 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? राजधानी को दिल्ली से उठा करके देवगिरी ले गया था। कुछ दिनों बाद जब उसके जो अधिकारी सब थे, उन्होंने जब विरोध किया तो फिर वहां से क्या किया? दिल्ली से उठा करके वहां से क्या किया? दौलताबाद से राजधानी उठा के फिर से दिल्ली उठा लेके आए। और ये कब किया था? 1335 में। जब वहां पर गया कब था? 1326 में, यानी कि कुल 9 वर्षों बाद ही वहां से फिर उसे वापस राजधानी को दिल्ली उठा के ले आया था। इसका दूसरा योजना क्या था? इन्होंने एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था 1329 ईस्वी में। सांकेतिक मुद्रा के तहत इन्होंने पित्तल के सिक्के चलाए थे, तांबे धातु के सिक्के चलाए थे। इनका मूल्य क्या होता था? ये चांदी के मूल्य के टाका के बराबर था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि MBT ने जो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी वो किस धातु के बने होते थे? तो ये किस धातु के बने थे? ये पित्तल और तांबा धातु के बने होते थे और इनका मूल्य था चांदी के रुपये, जिसे टाका कहा जाता था, इसके बराबर होता था। 1330 में इन्होंने MBT ने खुरासान यानी कि अफगानिस्तान के क्षेत्र पर और कराचील यानी कि मध्य हिमालय के क्षेत्र पर एक सैन्य अभियान किया था। ये भी इसका असफल रहा था। 1333 में इब्न बतूता, जो मोरक्को का निवासी था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता ने किताब उल रहला नामक पुस्तक लिखी थी, जो इस काल की जानकारी देता है। सुल्तान MBT ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। कुछ दिनों बाद इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। ठीक है। रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। दिल्ली के सुल्तान में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ही था। दिल्ली के सुल्तान जितने भी थे उन सभी में मोहम्मद बिन तुगलक ही था जो हिंदुओं के जो प्रमुख त्यौहार है होली, उसमें भाग लेता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से सुल्तान है जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था? तो ये हिंदू हैं। ठीक है। और यही यदि आप मुगल काल में जाएंगे तो फिर ऐसा शासक अकबर को देखेंगे। अकबर जो है उसके जन्माष्टमी त्योहार और होली में भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली थी 1336 ईस्वी में। इन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन किया था और इसके शासन काल में ही साम्राज्य का विघटन भी शुरू हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के तुरंत बाद वहां पर एक बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है दक्षिण भारत में ही, और इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन, या उसे क्या कहते हैं, हसन गंगू कहा जाता है, इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी, बहमनी साम्राज्य की।
ठीक है। इसकी मृत्यु गुजरात से सिंध जाते समय ठट्टा में बीमार पड़ने से हो गई थी, फिर इसके बाद यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इसके निधन पर इतिहासकार बदायूनी जो है वो कमेंट करता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो आपसे ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि इस तरह के कमेंट किसने किया था, तो इतिहासकार बदायूनी ने किया था। और किसके लिए किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए किया गया था। एमबीटी के बाद ये फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आता है। 1351 से इन्होंने 1388 ईस्वी तक शासन किया था। इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। सबसे पहले तो थत्ता में ही हो जाता है और उसके बाद दिल्ली में दोबारा होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वे कौन से सल्तनत काल के शासक हैं जिसका 2 बार राज्याभिषेक होता है, तो ऐसा फिरोज शाह तुगलक है। इन्होंने जगन्नाथपुरी के मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी के आसपास। इन्होंने अपने शासनकाल के 24 प्रकार के जो कर थे उसे समाप्त करके केवल 4 कर जारी रखा था। ये 4 कर में था खराज, खुम्स, जजिया और जकात। ये 4 प्रकार के कर थे जो इसे फिरोज शाह तुगलक के काल में जारी रखा गया था। खराज एक प्रकार का भूमि कर था जो उपज का 1/3 लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक के समय सर्वाधिक इक्ता भूमि प्रदान की गई थी। इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था और ऐसा करने वाला ये पहला सुल्तान था। इन्होंने एक नया कर आरोपित किया था, इसे सिंचाई कर कहा जाता है और इस समय इसे हक ए सर्व कहा जाता था। हक ए सर्व, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हक ए सर्व क्या है। तो हक ए सर्व एक सिंचाई कर है जो उपज का 1/10वां भाग होता था और ये किसके काल में आरोपित किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के काल में। ठीक है, और ये सिंचाई कर आरोपित करने वाला पहला सुल्तान भी था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 लंबी नहरें बनवाई थी। इसी कारण इसे नहर प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि किस सुल्तान को नहर प्रणाली का जनक कहा जाता है, तो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है। इन्होंने 1200 बाग लगवाए थे, बाग यानी बगीचा लगवाए थे। साथ ही 300 नए नए नगरों की स्थापना करवाई थी। इन 300 नए नगरों में फिरोजाबाद, जौनपुर शहर, हरियाणा का हिसार शहर, फतेहाबाद, फिरोजपुर, ये इतने शहर हैं जो सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं इनके 300 शहरों में। इन्होंने मेरठ और टोपरा में जो अशोक का स्तंभ स्थित था उसे उठा करके दिल्ली में रखवा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। इन्होंने एक रोजगार दफ्तर जो है रोजगार दफ्तर खुलवाया था। ठीक है, रोजगार दफ्तर पंजीकरण की, इसमें यहाँ पर रोजगारों की पंजीकरण करवाया जाता था, कितने बेरोजगार हैं, कितने को रोजगार मिला, इस काम के लिए इसमें। इन्होंने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए इन्होंने दीवान एक खैरात नामक एक नए विभाग की गठन करवाया था, लेकिन ये विभाग केवल और केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए था, न कि हिंदू महिलाओं के लिए। साथ ही इन्होंने दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत जाकर के सैनिकों के वेतन जो है नगद में न देकर के जागीर देने की यानी जमीन देने की कोशिश की थी। इन्होंने और उससे आगे बढ़कर क्या किया था, सैनिक पदों को वंशानुगत बना दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में देखा था कितने जो है सैन्य में जो भर्ती के लिए कितने कठोर नियम बनाए गए थे। दाग प्रणाली अपनाई गई थी, घोड़ों की भर्ती के लिए भी बनाई गई थी, हुलिया प्रथा की रखी जाती थी अलाउद्दीन खिलजी के काल में। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें सभी नष्ट कर दी गई थी। उसके विपरीत क्या किया था उन्होंने, सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था। यानी अब अभी यदि कोई सैन्य है तो उसका बेटा भी सैन्य शासक बन जाएगा, उसमें योग्यता है या नहीं है इसका ध्यान नहीं रखा जाएगा। इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसे फतुहात ए फिरोज शाही कहा जाता है। इन्होंने फिरोज शाह जो कोटला बनवाया था फिरोजाबाद, यहाँ पर उन्होंने उसमें एक दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। यही आज फिरोज शाह कोटला मैदान भी है दिल्ली का, जिसमें क्रिकेट स्टेडियम है जिसे कहा जाता है अभी। इसने इक्ता जो प्रणाली थी इसको दोबारा शुरू कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, सल्तनत काल के सुल्तानों के शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या इसी के काल में थी, फिरोज शाह तुगलक के काल में ही। इसे दासों को जमा करने का बहुत शौक था। इसके शासन काल में कहा जाता है कि 1.5 लाख से ज्यादा दास थे।
इन्होंने 1363 ईस्वी में ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर दिया था और यहाँ से जो लूटे गए ग्रंथ थे इनका फारसी अनुवाद करवाया था और इसका नाम रखा था दलायत फिरोज शाही। इन्होंने एक सिक्के भी जारी किए थे जिसे अद्धा, दो प्रकार के सिक्के थे, एक था अद्धा और दूसरा था बिख कहा जाता था। ये किस धातु के बने होते थे? ये चांदी और तांबा के मिश्रण से बने होते थे। इसे किसने जारी किया था? अद्धा और बिख नामक सिक्का किसने जारी किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था और ये किस धातु के बने होते थे? चांदी और तांबे के मिश्रण से बने होते थे। इन दोनों सिक्कों के अलावे इन्होंने एक और सिक्का चलाया था जिसे ससगनी कहा जाता था। ससगनी, ये 6 जीतल के बराबर होता था, 6 जीतल के बराबर होता था ससगनी। तो इसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे, अद्धा, बिख और ससगनी। ये सिक्के किसने चलाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। इसी के काल में कहा जाता है कि कुतुब मीनार जो है ध्वस्त हो गया था, तो इसके क्या किया था उसने? चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई थी तो उसको तोड़ करके इसने इसे चौथी के साथ साथ 5वीं मंजिल भी जोड़ दिया था। फिरोज शाह तुगलक से पहले कुतुब मीनार जो है केवल 4 मंजिल का हुआ करता था, लेकिन इसे अब क्या किया? इसने 5 मंजिल बना दिया था, 5 मंजिला इमारत बना दी थी। फिरोज शाह तुगलक को के जो शासनकाल है इसको भारत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल कहा जाता है। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद था। इसी के काल में जो है तैमूर लंग ने दिल्ली पर 1398 में आक्रमण किया था नसरुद्दीन महमूद पर और दिल्ली की जो ख्याति थी उसको नष्ट कर दिया था। इसके बाद आ जाता है सैयद वंश। इन्होंने 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया था। तैमूर के लगातार आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत का जो केंद्रीय नेतृत्व था अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, उसे बहुत लूटा गया था। इसी कारण जो है इसी का एक सेनापति था, तैमूर लंग का सेनापति था खिज्र खान। इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी, सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खान ने। ठीक है, तैमूर लंग के काल में ये मुल्तान की जो है, मुल्तान यानी कि पंजाब क्षेत्र का सेनापति और राज्यपाल था इस समय। बाद में इन्होंने क्या किया? दिल्ली पर आक्रमण करके यहाँ पर अपनी स्थापना कर ली, अपने वंश की स्थापना कर ली, जिसे सैयद वंश कहा जाता है। ठीक है, इस वंश के जो शासक थे ये स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे। इस वंश के जो शासक थे खिज्र खान, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि क्या किया? रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। तो ये एक अच्छा फैक्ट है आपके लिए, और इस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक है जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो ये सैयद वंश के शासक थे खिज्र खान, इन्होंने रैयत ए आली की उपाधि धारण की थी। ये नियमित रूप से तैमूर के जो बेटे थे शाहरुख, इसको टैक्स भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र हुआ मुबारक खां, ये इसका सुल्तान बना था यहाँ का दिल्ली सल्तनत का। इसके काल में इसके जो दरबारी थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये एक इतिहासकार हैं जो इसका दरबारी था। इन्होंने तारीख ए मुबारक शाही नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो दिल्ली सल्तनत में ये मुबारक खान के शासनकाल की जानकारी देता है। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। इन्होंने स्वेच्छा से जो है दिल्ली सल्तनत को लोधी वंश के एक शासक के छोड़ दिया था और फिर वो छोड़ के बदायूं चला गया था। सैयद वंश के बाद लोधी वंश की स्थापना होती है। 1451 से 1521 ईस्वी तक इन्होंने इस वंश ने शासन किया था और इस वंश का जो संस्थापक था ये बहलोल लोधी था। 1451 में इन्होंने क्या किया था? इस वंश की स्थापना की थी। लोधी व्यापारियों के रूप में भारत आया था। ये लोग अफगानी थे। ये पहले सल्तनत काल में अपनी सेवा और प्रशासनिक पदों पर कार्य करता था। जब उनकी शक्ति कम हुई तो क्या किया? इन्होंने अपनी लोधी वंश की स्थापना कर ली थी। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला ये पहला अफगान वंश था। ये अफगान वंश था। ठीक है, ये लोधी जो थे बहलोल लोधी, ये सिंहासन पर न बैठ करके दरबारियों के बीच ही बैठा करता था। तो ये भी आपके लिए फैक्ट हो सकता है कि वे कौन से शासक हैं जो सिंहासन पर न बैठ करके दरबारियों के बीच बैठा करता था। तो ये बहलोल लोधी के बारे में कहा जाता है ऐसा। इसका उत्तराधिकारी हुआ था सिकंदर लोधी। इन्होंने 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इन्होंने भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी नामक एक पैमाना बनाया था। साथ ही इन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा नामक शहर की स्थापना की थी और अगले ही 2 सालों बाद इन्होंने 1506 में अपनी राजधानी को
दिल्ली से उठा करके आगरा स्थापित किया था। ये कवि भी था, वह फारसी कविताएं लिखता था और उसके अपने नाम के बजाय वो गुलरुखी लिखता था, गुलरुखी उपनाम से वो कविताएं लिखता था। इन्होंने जो हिंदू धर्म के जो आयुर्वेद ग्रंथ है उसका फारसी में अनुवाद करवाया था और उसका नाम रखा था फरहंग ए सिकंदरी। साथ ही इन्होंने इसके काल में संगीत पर लिखे ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद करवाया था और इसका नाम रखा था इन्होंने लज्जत ए सिकंदरी। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने भी कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम के अवसर पर तजिए निकालना बंद करवा दिया था। मुहर्रम के अवसर पर तजिए निकालना बंद करवा दिया था। इसके बाद इसका शासन जो आता है इब्राहिम लोदी, इन्होंने 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था और ये लोदी वंश का अंतिम शासक है। लोदी वंश का अंतिम शासक है और साथ ही इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान साबित होता है। इसे दो चीज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखा जाता है। एक घटोली का युद्ध जो 1517 से लेकर के 1518 के बीच हुआ था और दूसरा पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इन दो युद्धों के कारण इसे याद रखा जाता है। घटोली का युद्ध जो हुआ था मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह और इब्राहिम लोदी के बीच जो हुआ था। घटोली कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर के आसपास स्थित है। इसमें जो मेवाड़ के शासक थे राणा संग्राम सिंह, जिसे राणा सांगा भी कहा जाता है, इसमें इसकी विजय हुई थी। कहा जाता है कि राणा सांगा के शरीर पर 100 घाव लगे थे और साथ ही कहा जाता है कि ये 100 युद्धों के विजेता भी हैं। तो इस तरह के मुहावरे जो है आपसे पूछा जा सकता है कि किस शासक को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। तो ये चीज जो है राणा सांगा के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। जब इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था दिल्ली सल्तनत पर, इसी के समय में मुगल वंश का जो संस्थापक है बाबर, ये दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करता है, इब्राहिम लोदी को हरा देता है और उसके बाद मुगल सत्ता की स्थापना करता है दिल्ली सल्तनत पर। इब्राहिम लोदी ये बाबर के साथ होने वाले पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है और कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक है जो युद्ध भूमि में मारा जाता है। तो ये आपके लिए फैक्ट हो जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जो युद्ध भूमि में मारा गया था। तो ये इब्राहिम लोदी के विषय में ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, तो हमारा जो आज का सेशन था दिल्ली सल्तनत का भाग 1, जिसमें हमने कुल जो उसके राजवंश थे, गुलाम वंश, उसके बाद देखा था खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, और उसके जो महत्वपूर्ण शासक थे उसके बारे में देखा था। दोस्तों, इतने वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण वंश के जो शासक हैं खिलजी वंश, उसके जो अलाउद्दीन खिलजी हैं और मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं तुगलक वंश के शासक, इन दोनों को आप याद रखना। वैसे तो यदि आपको पूरे को पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या पूछेगा ये आपको जानकारी नहीं है। यूपीपीसीएस में कुल 30 प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं इतिहास से, लेकिन 30 प्रश्नों में कौन सा प्रश्न कहाँ से आ जाता है इसकी पैटर्न सही दिशा नहीं पता चल पाती है। कई बार 5-10 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको यदि पढ़ना हो तो आप यहाँ से दिल्ली सल्तनत का जो है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल और ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है, इसे आप जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न, क्योंकि इसके काल में बहुत व्यापक परिवर्तन हुए थे। दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण शासक कहा जाता है। आगे बढ़ने से दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप इस वीडियो से जुड़े, यदि आप पीडीएफ चाहते हैं अपने पीडीएफ को, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेस्ट साथी का जो है ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इसे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले सत्र में, और हमारा जो अगला सत्र होगा वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 होगा। हम उस सत्र में देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, साहित्यिक, हम इस प्रकार की जो जानकारी है हम अगले सेशन में बातचीत करेंगे।